बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? बेसिकली हम लोग को इसमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है किसे कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स होते हैं, मेनली कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी केवल हीट और ट्रायल मेथड है 10th में, तो केवल हम लोग उसी पे बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसमें देखो कुछ बेसिक्स जानेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है केमिस्ट्री सीखने के लिए। बेसिक्स, ठीक, अगर आपको इस चैप्टर के बारे में सीखना है तो कुछ बेसिक्स नॉलेज हम लोग को होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? वीडियो को लास्ट तक देखो, पेन और पेपर लेके बैठो। ठीक है, ताकि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केवल आपको ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको टोटली जैसे ऑफलाइन कोचिंग आप लोग पढ़ते होगे वैसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है ना? तो इस वजह से पेन और पेपर लेके बैठिए और अंत तक एकदम सीक्वेंस से देखिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात करेंगे बेसिक्स के बारे में। तो इस चैप्टर को सीखने के लिए सबसे पहले मतलब अगर हम लोग को इस केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को सीखना है तो हम लोग कुछ चीज़ें जानना चाहिए। पहले सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन जो है किसे कहते हैं। यहीं से बात हम लोग की निकलेगी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कहते किसे हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसमें जाओगे, ठीक है, आपको डीप नॉलेज होती जाएगी और चीज़ें जानने का मन करेगा आपका। क्लियर है? तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक, तो बच्चों आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में ये जानो आप कि सिंपल सी डेफिनेशन इसकी मैं बताऊंगा आपको। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो मैं कहूँगा कि केमिकल चेंजेस आर called as chemical reaction or process because that is a टाइप ऑफ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें एक बात छुपी हुई है कि भाई केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, यही तो सब कुछ यहाँ से निकल के आएगा अब आपका। ठीक है, मैंने कहा, और ये बहुत लोग बहुत सारी डेफिनेशन बताते होंगे आपको। ठीक है, बट सबसे इजी डेफिनेशन समझने के लिए केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड एज द, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग रासायनिक प्रक्रियाएं या रासायनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो होते एक्चुअली होता क्या है इनमें। क्लियर है? अभी मैं स्टार्ट करूँगा इसमें, आपको और थोड़ा सा डीप में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं केमिकल रिएक्शन में कि किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों को ही, ठीक है, हम लोग रासायनिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में पढ़ते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। या कुछ लोग ये कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एकल पदार्थ, ठीक है, उसका किसी वजह से उसके और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, बट सबसे ईजी वे में आप समझ सकते हो। तो मैंने आपको डिफाइन किया कि केमिकल चेंजेस आर द कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके चलूंगा बच्चों कि चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस, व्हाट आर चेंजेस? चेंजेस हम जानते हैं परिवर्तन। ठीक है, तो बच्चों परिवर्तन दो तरह का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, ठीक है, और सेकेंड बच्चों होता है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द
केमिकल चेंज। पहला कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग पहले इनको सीखेंगे कि फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या। आपने 9th में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इसको। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, व्हाट आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंजेस। इसकी बहुत आसान से डेफिनेशन है, मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से करके, ठीक है, आप इसको, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। Such type of changes are called as physical changes in which the composition of the substance does not change, ठीक है। Such type of changes are called as the physical change in which the composition of the substance or matter does not change, यानी ऐसे परिवर्तन को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ का, जो भी पदार्थ है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होता है, केमिकल कंपोजिशन, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक संगठन, ठीक है। रासायनिक संगठन जो हो वो अगर चेंज नहीं होता है किसी भी ऐसे परिवर्तन में जिसमें उसका संगठन चेंज ना हो, कंपोजिशन चेंज ना हो, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, फिजिकल चेंज। क्लियर है? जैसे अब देखो संगठन का मतलब क्या है बच्चों, संगठन का मतलब ये है, इसमें H2O है, तो H2O का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो है, या कह सकते हो रेशियो है, रेशियो, ठीक है, दैट इज 2:1, ठीक है ना, वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। और इससे कहा जाए कि वेट रेशियो, ये तो वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है ना। अगर वेट रेशियो कहा जाए इसका, वेट रेशियो, तो वेट रेशियो देखोगे तो 2 भार हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एक एटम का भार होता है 16, तो वेट रेशियो क्या हो जाएगा 1:8, ठीक है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये मतलब 2 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम इसका आधा वॉल्यूम, ये है ना, समझ रहे हो, तो 2:1। और यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो वेट रेशियो है वो 1:8 है आपका, 2:16 था, सिंप्लीफाई करिए तो 1:8। तो अगर किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चेंजेस में अगर इसका कंपोजिशन जो है, जो इसका फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने क्यों वाटर लिया, समझाना बहुत आसान है इससे। जैसे मान लीजिए आइस है, ठीक है बच्चों, आइस जानते हो, ठीक है, जब हम लोग वाटर को कोल्ड करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका है, उसी को हम लोग आइस कहते हैं, ठीक। और जब हम लोग कहते हैं, इसको हम यहाँ ऐसे मत लिखें, ठीक है, आइस हमने ये समझाऊंगे इसको आइस, और हम इसको यहाँ लिखते हैं वाटर, ठीक है बच्चों। तो आइस जानते हो ये भी H2O से बना होता है, ठीक है। वाटर ये भी किससे बना हुआ है आपका, ये भी बना हुआ है H2O से, ठीक है। बट इनकी जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है बच्चों, इनकी जो फिजिकल स्टेट हम लोग देखेंगे, फिजिकल स्टेट, तो आइस की जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, और वाटर की जो फिजिकल स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड एज द लिक्विड स्टेट, ठीक है, वो तरल पदार्थ होता है तो लिक्विड स्टेट। क्लियर है? यानी जब इसको हम लोग हीट देंगे आइस को, या हीट ये अब लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ऐसे ही हम जानते हैं कि अगर वाटर है और वाटर को हम लोग क्या करें कि ये लिक्विड फॉर्म है, अगर इसको हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, तो हीट देने से क्या होगा, ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वेपर, और वेपर इज अ गैसियस फॉर्म। ये भी H2O से ही बना हुआ है बच्चों, और ये भी क्या है H2O से ही बना हुआ है, ठीक है। तो कंपोजिशन सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है बस, जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, सॉरी, फिजिकल स्टेट जो है पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से
गैस में, और ये जानते हो आप लोग बाई हीट होता है ये चेंज। क्लियर है। अगर हम लोग कोल्ड कर दें, ठीक है, अगर इसको कूल कर दें, ठीक है, तो लिक्विड से, गैस से लिक्विड, और फिर कूल कर दे तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको बस इतना समझना है यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। ध्यान रखना बच्चों, ऐसा चेंज जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज ना होता हो उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर है ना, कंपोजिशन अनचेंज रहता है चेंज में तो फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, या सिंपली कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, कौन कौन से फिजिकल चेंजेस में आते हैं आपके। द फर्स्ट इज द फिजिकल स्टेट, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, सॉलिड मे बी लिक्विड मे बी गैस। क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, दैट इज बच्चों आल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बच्चों एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। डेंसिटी, डी, ठीक है, मास मीन वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिफ्थ इज शेप एंड साइज, कभी कभी कलर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, कलर। ठीक है बच्चों, तो ये जो चेंजेस हैं आपके, दैट इज, ये अगर ये प्रॉपर्टी की बात करते हो और इनमें चेंज होता है तो ये सभी फिजिकल चेंजेस हैं आपके। क्लियर है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनमें अगर चेंज होता है तो समझ लीजिए फिजिकल चेंज है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, क्या होगा, फिजिकल चेंज। क्लियर है, फिजिकल। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चों किसी भी ठोस को आप पिघला रहे हो ना बच्चों, तो वो जो चेंज है वो ना, वो क्या होगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा चाक का टुकड़ा है, अगर अभी से तोड़ देते हो, ठीक है, तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, उसको आप गर्म करके बॉयल कर रहे हो, तो वो चेंज है वो क्या है, उसका फिजिकल चेंज है। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे अगर आपका डालडा है, सॉलिड फॉर्म में है, अगर उसको हीट मिलती है, मेल्ट कर जाता है, तो क्या होगा, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चों ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंजेस की, दैट इज द केमिकल चेंजेस। तो बच्चों हम लोग किसे कहते हैं केमिकल चेंज, ये हम लोग ध्यान देंगे अब, कि जैसे फिजिकल चेंजेस में क्या हो रहा था, फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन जो है वो अनचेंज थी, उसमें क्या था, जो कंपोजिशन था वो अनचेंज था, अनचेंज्ड। ठीक है ना, इसमें कंपोजिशन आपका चेंज नहीं हो रहा था। बट जो केमिकल चेंज होते हैं बच्चों ना, उसमें जो कंपोजिशन होती है, जो केमिकल कंपोजिशन है उस सब्सटेंस की, वही क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है। ठीक है, दैट इज द मेन फैक्टर। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है, यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन फिर इसके हम लोग कहते हैं कि such type of changes are called as chemical changes in which the chemical composition of the substance are changed। ठीक है, यानी ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें जो पदार्थ है उसका रासायनिक संगठन क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या, वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, आप देखते होगे मिल्क है, ठीक है बच्चों,
तो मिल्क जो है ना, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा भी अमाउंट अगर उसमें कर्ड मिला दिया जाए, थोड़ा सा अमाउंट, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना भाई। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो उसमें कर्ड में प्रेजेंट होते हैं, वो इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसकी जितनी भी आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है, टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों। सेकंड देखो, किसी भी चीज़ का कम्बस्टन देख लो, कम्बस्टन कम्बस्टन देख लो। कम्बस्टन मतलब होता है दहन बच्चों। किसी भी चीज़ जब जलाते हो ना, तो उसमें भी केमिकल फार्मूला चेंज। जैसे मान लीजिए कोक है, कोक, कोयला, अगर इसको जलाओगे तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। जलेगा, कुक मतलब होता है कार्बन, कोयला, तो क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कुछ मात्रा में हीट इवॉल्व होती है। ठीक है ना, दहन कहते हैं इसको। क्लियर हो बच्चों। तो इसमें क्या आ रहा है, इस जो कार्बन है इसका नेचर ही, इसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसमें केवल कार्बन है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या हो रहा है बच्चों, इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है। अगला देखो एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना या किसी भी पदार्थ पे जंग लगना। ठीक है ना, लोहे पे जंग लगना या किसी पदार्थ पे जंग लगना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। क्योंकि उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। देखते हो आप, जब लोहे पे जंग लगती है तो उस पर भूरा भूरा सा पदार्थ लग जाता है। ठीक है, जो कि आयरन का ऑक्साइड होता है, Fe2O3.X2O। क्लियर बच्चों। फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये जंग का फॉर्मूला होता है अगर जंग आपकी लोहे पे लग रही है तो। ठीक है, कॉपर पे भी लगता है, सिल्वर पे भी लगता है। ठीक है, जंग जितनी भी आप एल्युमिनियम पे लगता है, बट थोड़ा सा लगता है। ठीक, बहुत कम लगता है एल्युमिनियम पे जंग। ठीक है। तो अगर आप कहते हो आपकी बॉडी में फूड का अगर डाइजेशन हो रहा है, फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है, तो फूड का डाइजेशन जो होता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंजेस। क्लियर है बच्चों। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे प्रैक्टिकल। एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड एक एसिड है, दूसरा बेस है, अगर दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब पता है साल्ट और क्या बनता है आपका, वाटर, H2O बनता है। तो ये अलग सा सब्सटेंस, ये अलग अलग सब्सटेंस दोनों मिलेंगे तो एक अलग तरह का सब्सटेंस बनेगा। क्लियर है, जैसे कंपोजिशन इन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों। अब मैंने बताया आपको कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया। मैंने कहा कि इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जैसे मैंने बताया आपका कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CO2 है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। दैट मीन्स इसमें केवल कार्बन है, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो कंपोजिशन टोटली क्या अलग अलग है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे जिसमें टोटली आपका सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है केमिकल चेंजेस में। अब मैं इसको तो फॉरवर्ड करता हूँ आगे चीज़ें पढ़ने के लिए। अब हम लोग देखते हैं केमिकल, मैंने आपसे कहा कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि इसमें पदार्थ का रासायनिक जो गुणधर्म होता है, रासायनिक संगठन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया आपको केमिकल चेंजेस जो होते हैं उन्हें कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से निकल के आता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों। केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को अगर हम लोग सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के साथ डिनोट करने लगें, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, अगर उनको हम सिंबल, सिंबल को हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रतीक, ठीक है, ठीक है, रासायनिक सिंबल अथवा रासायनिक सूत्र के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा
प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है, तो बच्चों को क्या कहलाएगा फिर? तो वही केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? किसी केमिकल, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन क्या है? तो किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल, ठीक है, केमिकल सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं, जैसे मतलब हमें एग्जांपल देता है व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने कहा, मैं ओरली बोल रहा हूँ, उसको लिखना पॉसिबल नहीं हर चीज़ को, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया के द्वारा, जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया के द्वारा जिंक सल्फेट था हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, समझ लो बच्चों। तो ये पूरा लैंग्वेज है। तो ये केमिकल रिएक्शंस को हम लोग इतना बड़ा बड़ा लिखने के लिए, बताइए, इतना मान लीजिए पूरा वर्ड्स है, वर्ड्स के लिखने के लिए टाइम लगता है, तो उस टाइम को शॉर्ट करने के लिए बच्चों केमिकल इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है ना? मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो उसको लैंग्वेज में बोलना बहुत बड़ा हो रहा था, तो उसको एक शॉर्ट नोटेशन देने का प्रयास किया गया। इसी वजह से केमिकल इक्वेशंस आए बच्चों, ठीक है, ताकि उस चीज़ को ईजिली, ठीक है, समझाया जा सके बच्चों को। क्लियर है ना? तो मैंने इतना बड़ा लैंग्वेज बोला कि जब जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया के दौरान जब उनकी अभिक्रिया होती है परस्पर, तो जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो जिंक धातु है, सॉलिड, ठीक है, इस पे हम लोग अगर H2SO4 डालेंगे, और कौन सा H2SO4 एक्वस मीडियम में, और ये कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो डाइल्यूट जब डालेंगे हम, तो क्या होगा? जिंक सल्फेट बन रहा है इस इक्वेशन में, ठीक है, इस रिएक्शन में, और क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। तो जो आपकी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब ये भी गैस दिखाता है, ये भी गैस, ठीक। तो मतलब इतने बड़े रिएक्शंस को, केमिकल प्रोसेस को एक सिंबल और केमिकल फॉर्मूले के द्वारा दिखाना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये बात। अब बच्चों देखिए, हम लोग बात करते हैं रासायनिक सूत्र की। तो रासायनिक सूत्र में क्या क्या आता है बच्चों केमिकल फॉर्मूले में? केमिकल फॉर्मूले में क्या क्या आता है? तो केमिकल फॉर्मूले में बच्चों पहले आता है सिंबल। देखो बच्चों, सिंबल का यूज यहाँ किया वहाँ किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे कोई एलिमेंट यूज किया जाए, समझ रहे हो ना? तो इस मान लीजिए किसी रिएक्शन में जिंक प्रेजेंट है, तो मतलब जिंक मेटल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए Zn का यूज करेंगे। तो सिंबल जो होता है वो तत्वों के लिए, मतलब वेरी स्पेशली तत्वों के लिए यूज किया जाता है, तो क्योंकि तत्व जो होते हैं वो अकेले होते हैं। क्लियर है ना? तो उनको किसी केमिकल रिएक्शन में दिखाना है तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है दूसरा, एक आपको पढ़ना होगा इम्पेरिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूले के टाइप होते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर, मैं सबकी हिंदी बोलता जाऊंगा बच्चों, आप लोग हिंदी आप नोट करते जाइएगा। और तीसरा है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल, इसे बोलते हैं हम लोग संरचना सूत्र, ठीक है, जो संरचना सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है, दो क्या और भी टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब ये होता है, एक होता है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने H2O लिखा, तो H2O का आपने ऐसे लिखा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में उसको डॉट से दिखाया, तो इसे कहते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? और भी आपको मिलेंगे 10th में, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद होता है एक आपका होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चरल
फार्मूला, बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है बच्चों। और एक होता है आपका लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है बच्चों। दैट इज़ वेरी स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जाओगे हाई लेवल पे, 11th-12th में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंसली देखेंगे इसको कि इम्पीरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ठीक है बच्चों। हम लोग इनको ध्यान से देखेंगे। क्लियर है। ठीक, मैंने बताया कि केमिकल फार्मूला जो होते हैं उनको मेनली इसमें 4 में कैटेगराइज किया गया है, जो आपको समझना है कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल की बात करते हैं। तो सिंबल में बच्चों, सिंबल जैसे मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में कोई मेटल आ गया, ठीक है, तो ये स्पेशली फॉर मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में जिंक आ गया तो Zn लिखोगे आप उसको, किसी रिएक्शन में सोडियम आ गया तो Na लिखोगे उसको, किसी रिएक्शन में मान लीजिए आपका एल्युमिनियम आ गया तो एल्युमिनियम को ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे किसी रिएक्शन में आपका मैग्नीज आ गया, मैग्नीशियम आ गया तो उसको आप ऐसे लिखोगे, मैग्नीज आ गया तो ऐसे लिखोगे। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन मैंने दिया हुआ है, फिर मैंने दिया हुआ है तो पहले भी दिया होता कि अगर हमारी सोडियम धातु है और सोडियम धातु को क्या करोगे आप, वाटर में डालोगे तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, इससे यहाँ से इसको हटाएगा और खुद जाकर जुड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो बना लेगा आपका Na2O और इसमें निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो ये इस रिएक्शन में देख रहे हो ना, सोडियम मेटल यूज़ किया जा रहा है, तो ये इसके लिए सिंबल यूज़ किया जा रहा है बच्चों। और ये क्या है अभी बताऊंगा इसको आगे। तो सिंबल समझ में आया बच्चों। सिंपल कोई एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए जो केमिकल फार्मूला बनाया गया है वो क्या है, सिंबल है आपका, ठीक है। दूसरा दूसरा आपका है इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला, इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं बच्चों, ठीक है। यानी देखिए ये सिंपल सा जानिए वर्ड इसके बारे में कि किसी यौगिक के एक अणु में जितने भी आपके एटम प्रेजेंट होते हैं, अगर उसका सरलतम अनुपात ले लिया जाए, ठीक है, तो सरलतम अनुपात को दिखाने के लिए जिस सिंबल का यूज़ किया जाता है, जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, इम्पीरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। आप एग्जाम्पल तो समझो इसको, देखो जो, और आपको डेफिनेशन नहीं तैयार हो तो वीडियो को आप लोग रिवाइज करके और रिवर्स करके देख सकते हो, सुन सकते हो। क्लियर है ना, समझ रहे हो। क्योंकि मान लीजिए क्लासरूम तो नहीं है, इसको एक बार 2 बार उठ के आपको नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को रिवर्स करके आप सुन सकते हो, ठीक है। तो इम्पेरिकल फार्मूला, तो इम्पेरिकल मान लीजिए हमने कहा कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ग्लूकोज का। क्लियर बच्चों। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। तो अगर इनका सरलतम रेशियो ले लिया जाए तो सब में हम लोग 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1:2:1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका, इस फार्मूले का जो इम्पेरिकल फार्मूला बनेगा, इम्पेरिकल फार्मूला बनेगा, क्लियर बच्चों, वो क्या बनेगा, CH2O बनेगा। क्लियर है ना, दैट इज द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है। ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपका एथेन गैस है जिसका फार्मूला होता है C2H6, दैट इज द फार्मूला ऑफ एथेन गैस, एथेन गैस। तो एथेन गैस में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लिखेंगे तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो वो क्या हो जाएगा, 1:3। यानी कह सकते हो कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, इम्पेरिकल फार्मूला जो हो जाएगा इसका, दैट विल बी CH3।
क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस यौगिक के एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसका हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो ले रहे तो क्या होगा, वो इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं द सिंपलेस्ट रेशियो, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर is called as empirical फार्मूला। क्लियर बच्चों, तो ये आपका होता है empirical फार्मूला। क्लियर है।